वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की क्लास को मैं पढ़ाऊंगा, जिसका सब्जेक्ट है इंटमोलॉजी सेकेंड। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इंटमोलॉजी सेकेंड। तो इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है इंसेक्ट इकोलॉजी। ठीक है, तो आज ही मेरी इंसेक्ट इकोलॉजी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में डिटेल से आपको बताया है कि उसकी उनका इंट्रोडक्शन क्लास थी मेरी इंसेक्ट इकोलॉजी की, तो डिफिनीशन उसकी मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। लेकिन फिर से मैं एक बार जो है वो इंसेक्ट इकोलॉजी को डिफाइन कर देता हूँ। तो इंसेक्ट इकोलॉजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कीट पारिस्थितिकी। ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी को इंग्लिश में कीट पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ insects relation to environment, relation to environment is known as इंसेक्ट इकोलॉजी। तो इंसेक्ट इकोलॉजी जो है वो कीटों का क्या संबंध है, ठीक है, कीटों का वातावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम जो है वो कीट पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने पर्यावरण वातावरण में रहता है और वातावरण में ही जो है वो पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, ठीक है, वृद्धि करता है और जो है प्रजनन करता है और संतति को अपने बढ़ाता है। ठीक है, तो जो हमारी प्रत्येक क्रियाकलाप होते हैं जीवन के, वो कहाँ संपन्न होते हैं? वातावरण से ही। और वातावरण के जो फैक्टर्स हैं, तापमान, प्रकाश, वर्षा, नमी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, इन सभी का हमारे जीवन पे, प्रत्येक जीव के जीवन पे, चाहे वो कीट पतंगे हों, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, इन सभी पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का जो है वो प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो इन्हीं के संरक्षण में हम रहते हैं और इन्हीं के साथ हम जो है वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो कीटों का पर्यावरण के साथ जो संबंध है कि उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कीट पारिस्थितिकी या इंसेक्ट इकोलॉजी एक प्रकार से कीट विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है कीटों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है और उसका अध्ययन हम जो है वो करते हैं, उसे हम इंसेक्ट इकोलॉजी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके बारे में जान सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट या पर्यावरण, ठीक है, तो पर्यावरण जो है वो जो हमारे चारों ओर से घिरा हो, ठीक है, जिसकी तरफ से हम चारों तरफ से जिससे घिरे हों, उसे हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। वातावरण या पर्यावरण इसे कहते हैं जिस हमारे चारों तरफ से घिरे हों। चारों तरफ से क्या घिरा है? पेड़ पौधे घिरे हैं, पेड़ पौधों से हम घिरे हुए हैं, ठीक है, और तमाम प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियों से जो है वो हम घिरे हुए हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे पर्यावरण के अंतर्गत जो है वो आते हैं। ठीक है, हमारे पर्यावरण में तमाम प्रकार तापमान, प्रकाश, वर्षा, नमी, आर्द्रता आदि जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे एबायोटिक फैक्टर होते हैं। फिर और जो है कीट पतंगे जो भी हैं वो सब बायो फैक्टर होते हैं। तो हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण पर्यावरण के दो फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक अजैविक फैक्टर, अजैविक कारक, और दूसरा क्या होता है? बायोटिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक कारक जो है वो दो प्रकार से होते हैं जो हमारे जीवन को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीव का जो है वो वृद्धि विकास जो है वो सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत ही होती हैं और इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे।
तो ये हमने आपको इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा फिर से आपको बताया था। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इंसेक्ट इकोलॉजी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। इंसेक्ट इकोलॉजी के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख कारक कौन के हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कीटों का पर्यावरण से क्या संबंध है, कौन कौन से कारक हैं जो कीटों के जीवन को प्रभावित करते हैं, तो उसके फैक्टर्स का अध्ययन हम जो है वो करेंगे। तो पर्यावरण के प्रमुख कारक जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे पर्यावरण के अनेक घटक होते हैं जो कि जीवों तथा आपस में एक दूसरे के घटकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो पर्यावरण के कई फैक्टर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे को जो है वो जीवों के जो है वो लाइफ साइकिल को, उनके क्रियाकलाप को, तमाम प्रकार की जो अंतःक्रियाएं होती हैं उसको प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के सभी घटक परस्पर जुड़े रहते हैं और उनको एक दूसरे से ना तो अलग किया जा सकता है और ना ही उन्हें शेष भाग को जोड़ा जाता है। तो पर्यावरण के कई जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो गया, चाहे ह्यूमिडिटी हो गया, चाहे रेनफॉल हो गया, ठीक है, चाहे वो जो है अन्य जो है वो कारक हो गए, जीव हो गए, जंतु हो गए, वो आपस में एक दूसरे के जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंपोनेंट्स का आपस में जुड़ाव होता है और उनका आपस में एक जो है संबंध होता है, और वो जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कीट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो अब इसके बाद हम थोड़ा सा आपको फिर से जो है वो थोड़ा डिटेल में बता दें कि पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक, पर्यावरण के प्रमुख घटक। तो पर्यावरण के प्रमुख जो है वो दो घटक होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के कौन कौन से होते हैं, दो घटक होते हैं। तो पहला क्या होता है, पर्यावरण के दो घटक होते हैं। पहला क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरा जो होता है वो होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं टेम्परेचर या ताप जिसको कहते हैं। दूसरा जो हो गया आपका लाइट, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, आपका रेनफॉल, ठीक है, और मॉइस्चर, और एयर, ये सारे हमारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अजैविक कारक, ठीक है। इसे हम फिजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं, फिजिकल फैक्टर, ठीक है। ये हमारे जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसे अजैविक कारक या फिजिकल फैक्टर भी हम कह सकते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट्स को होते हैं जैविक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक कारक, इसे हम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं कि पेड़ पौधे, ठीक है, रिलेशन टू प्लांट, रिलेशन टू ह्यूमंस, रिलेशन टू इंसेक्ट, ठीक है, रिलेशन टू अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
इस तरीके से, ठीक है। तो जो पर्यावरण के जो इंसेक्ट इकोलॉजी के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कीट पारिस्थितिकी जो है वो कीट पारिस्थितिकी के जो है वो जो पर्यावरण कारक होते हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रमुख एबायोटिक कंपोनेंट, जिसे अजैविक कारक कहते हैं, इसे हम फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है बायोटिक फैक्टर, और पहला, ठीक है, बायोटिक को क्या कहते हैं? जैविक कारक भी कहते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत क्या आता है? रिलेशन टू प्लांट, ठीक है, कीटों का पौधों से क्या जुड़ाव है, कीटों का पौधों से क्या रिलेशनशिप है, इसका अध्ययन। और दूसरा जो है वो रिलेशन टू ह्यूमंस, कीटों का मानव से क्या संबंध है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। और कीटों का कीटों से क्या संबंध है, कीटों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसका हम इसके बारे में, और कीटों का अदर ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, ठीक है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, सूक्ष्म जीवों से क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में, इसका अध्ययन हम बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कीटों इन्वायरमेंटल फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक कारक। अजैविक में इन सभी का अध्ययन करते हैं और जैविक में इन सभी का हम अध्ययन जो है वो करते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए हम डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से जो है वो इसे हम फिजिकल फैक्टर भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे अध्ययन की सुविधा को सहजता के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में विभाजित किया है। एबायोटिक फैक्टर, जिसे हम फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं, अभी मैं आपको समझाया। और दूसरा जो है वो इसके अंतर्गत अजैविक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है? आर्द्रता, प्रकाश, वायु, जल, मृदा संबंधी आदि कारक जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो अजैविक कारक के अंतर जो है वो प्रमुख रूप से आर्द्रता, वायु, तापमान और वृद्धि कारक, ठीक है, जल, ये सभी जो है वो कारक अजैविक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? तापमान, ठीक है, हम तापक्रम का अध्ययन करेंगे, यानी टेम्परेचर। तो तापक्रम के बारे में जो है वो जानेंगे। तो जो तापक्रम है वो पर्यावरण के कारकों में तापक्रम एक अति महत्वपूर्ण कारक है। तापक्रम कीटों को दो प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। तो तापक्रम का प्रभाव कीटों के जीवन पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है और काफ़ी प्रभावी होता है, ठीक है। तापक्रम के हिसाब से जो है वो उनकी वृद्धि, विकास, अंडों का फूटना, ठीक है, उनका प्रजनन करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो तापक्रम के कारण जो है वो प्रभावित होती हैं। तो ये प्रमुख रूप से दो प्रकार से जो है वो किस प्रकार प्रभावित करता है? ये सीधे उनके विकास या जीवन से संबंधित होते हैं और परोक्ष रूप से भोजन, आर्द्रता, वर्षा तथा वायुमंडलीय दाब के प्रभावित करता है। कीट क्या होते हैं? ठीक है, पॉइक्लोथेमिक। अब असमतापी पॉइक्लोथेमिक जीव है, उनके शरीर के अंदर तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं होती है। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर कोई नियंत्रण, तापक्रम को नियंत्रित करने की कोई प्रणाली नहीं होती है, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उनके बॉडी में होता है, जिसकी वजह से वो असमतापी होते हैं, अपने किसी के अनुसार जो है वो तापक्रम को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। तो हमारा बॉडी से मनुष्य का जो बॉडी है वो तापक्रम के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में हम अपने बॉडी को उस तापक्रम के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, कुछ हद तक सहन कर लेते हैं। लेकिन कीट क्या होते हैं? कीट जो है वो तापक्रम के अनुसार अपने बॉडी को चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अधिक तापमान में क्या होता है कि अधिक तापमान होता है तब भी वो उनकी मृत्यु हो जाती है, और कम टेम्परेचर हो जाता है तो उनके असहनीय तापमान हो जाता है, कम टेम्परेचर हो जाता है तो उनका ब्लड जो है वो जम जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो तापक्रम का भी काफ़ी उनके जीवन पे प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो इस प्रकार से वातावरण के तापक्रम सामान्यतः वातावरण के तापक्रम के साथ जो है वो घटता बढ़ता है, और निम्न तापक्रम पर कीट स्वतंत्र रह सकते हैं, उसे निम्नतम प्रभावी तापक्रम, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। तो जिन न्यूनतम तापमान होता है जिसपे कीट रह सकते हैं उसे क्या कहते हैं? मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और जो है मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर होता है जिसपे जो अधिकतम तापमान होता है, और जो न्यूनतम होता है
वो उसे हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ अधिकतम सीमा होती है जिसपे कीट अधिकतम रह सकता है। ठीक है, लगभग 0 से 50 डिग्री का जो तापमान होता है उस पर कीट अपने आप को सरवाइव कर सकता है। लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं जो लगभग देखे गए हैं कि 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपने बॉडी को जो है वो एक प्रकार से सर्वाइव करके रखते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है और न्यूनतम लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है जीवित रहते हैं, जैसे कि स्नो बीटल। ठीक है, स्नो बीटल जो इंसेक्ट है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव जो है वो कर लेती है। तो तापमान जो है इस प्रकार से जो है वो इनके जीवन पे काफ़ी इफेक्टिव होता है। कुछ फैटल जोन्स हैं तो जिसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैक्सिमम फैटल हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम फैटल हाई टेम्परेचर जो इनके लिए जो अधिकतम तापमान होता है जिसको कीट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। ये देखा गया है कुछ कीट ऐसे होते हैं जो बहुत अधिकतम तापमान पर भी जीवित रहते हैं। तो उनका लगभग क्या होता है 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फैटल हाई टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर मतलब कि जिस पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ कीट जो है अधिकतर कीट जो इस पे सर्वाइव कर सकते हैं वो 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें जो 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये कुछ ही कीट इस पे सर्वाइव, कुछ कीट जो है वो इतने सर्वाइव जो है इसको कर लेते हैं। और अधिकतम जो कीट होते हैं, जो ज़्यादातर कीट होते हैं वो लगभग 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपर जो वाइटल लिमिट होती है वो होती है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो अपर वाइटल लिमिट होती है, सहनशीलता की जो लिमिट होती है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और जो अच्छी ग्रोथ के लिए इनका तापमान होता है यानी थ्रेशोल्ड ऑफ डेवलपमेंट जो है प्रॉपर इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है वो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस प्रकार से। और जो फैटल लो टेम्परेचर होता है 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ठीक है, तो यानी ज़्यादातर जो है इंसेक्ट जो है वो 1 से 5 डिग्री तक जो है वो इनका शरीर जो है वो सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद फिर ये जो है वो उनका ब्लड जो होता है वो जमने लगता है, जिससे ये जीवित जो है वो नहीं रह पाते हैं। और जो मिनिमम फैटल लो टेम्परेचर होता है वो -4 से 5 से -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो देखा गया है। तो इस प्रकार से तापमान का भी इनके प्रभाव जो है वो सही पड़ता है। तापमान के द्वारा कीटों का जो अंडे फूटने का होता है, एग लेइंग का होता है, एग लेइंग का जो पीरियड होता है वो घट बढ़ जाता है। जैसे जब लो टेम्परेचर होता है ठंडी के दिनों में क्या होता है कि इनके जो अंडे होते हैं वो देर से फूटते हैं, और गर्मी के दिनों में जो इनके अंडे होते हैं वो जल्दी, उनका लाइफ साइकिल जो है कम हो जाता है, जल्दी फूटते हैं। और जो एक से लार्वा बनने का पीरियड होता है वो भी घट बढ़ जाता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में कम हो जाता है और ठंडी के दिनों में वो पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। इस तरह से प्यूपा का, इसी तरह से प्यूपेशन का पीरियड भी इसका घट बढ़ जाता है। तो पूरा जो जीवन चक्र होता है वो तापक्रम से प्रमुख रूप से इनका जो है वो प्रभावित होता है। तो तापक्रम का बहुत ही इनके जीवन पे जो है वो प्रभाव पड़ता है, कीटों के रहन सहन पे, कीटों पे वृद्धि विकास पे, कीटों के लाइफ साइकिल पे प्रत्येक रूप से जो तापमान होता है वो इनको प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए आप जो है वो गर्मी के दिनों में आप खुद देखते हैं कि मच्छर जो है दिखाई देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, लगभग 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उस समय मच्छर की संख्या घट जाती है। और जब एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, जैसे लोग है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान रहता है, 25 से 30 लगभग 35 डिग्री से, उस समय मच्छर जो है वो बहुत सर्वाइव करते हैं। और जब फिर जो है तापमान ठंडी के दिनों में कम हो जाता है, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे तापमान आ जाता है, उस समय मच्छर की संख्या देखिए कम हो जाती है। तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों ही कीटों के जीवन पे प्रभाव डालते हैं और उनकी संख्या को घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ ये है ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो दूसरा जो एबायोटिक फैक्टर है, जो दूसरा फिजिकल फैक्टर है जो कीटों के जीवन को प्रभावित करता है वो है आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या है कि जो इन्वायरमेंट में, वातावरण में उपस्थित नमी है उसे आर्द्रता कहते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है कि जल वाष्प के रूप में पाई जाने वाली वायु की नमी को आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प के रूप में जो नमी पाई जाती है वातावरण में उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायु के इकाई आयतन में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वह वायुमंडल आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, तो जो जल वाष्प के रूप में जो हवा पाई जाती है, वायु के साथ जो नमी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता जो है वो
कहते हैं, ये भी कीटों को जो है वो प्रभावित करती है। ये साधारण रूप से वायुमंडलीय आर्द्रता को अपेक्षिक आर्द्रता भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जो ह्यूमिडिटी होती है, इन्वायरमेंट का जो आर्द्रता, जो इन्वायरमेंट में जो नमी होती है, वायु के जो हवा के साथ जो नमी होती है, वो जो है वो कीटों के जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालती है। वो तापक्रम को नियंत्रित करने काम करती है। ठीक है, आर्द्रता के द्वारा जो है वो कीटों का तापक्रम, जो इन्वायरमेंट का तापक्रम होता है, वो नियंत्रित होता है। अगर इन्वायरमेंट में नमी की मात्रा ज़्यादा है तो तापक्रम कम होगा, और नमी की मात्रा कम है, ड्राई है, तो फिर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो आर्द्रता का भी प्रभाव जो है पड़ता है। इसी प्रकार से कीट जो है वो तापमान को घटाने बढ़ाने का काम जो है आर्द्रता करती है, और आर्द्रता का भी इनके लाइफ साइकिल पे जो है वो प्रभाव करता है। कीटों के वृद्धि विकास पे भी जो है वो इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो पार्ट है वो है प्रकाश। ठीक है, लाइट। तीसरा जो एबायोटिक फैक्टर है जो कीटों के जीवन पर प्रभाव डालता है वो है प्रकाश। प्रकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो कीटों की वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। कुछ कीट जो है वो रात्रिचर होते हैं, कुछ जो है वो दिन में रहने वाले होते हैं, दिनचर होते हैं। तो उन रात्रिचर और दिनचर कीट का जो है वो लाइफ साइकिल वो प्रकाश के द्वारा ही जो है वो निर्धारित होता है। कुछ कीट क्या होते हैं कि दिन में क्रियाशील होते हैं, कुछ कीट जो रात्रि में क्रियाशील होते हैं। रात्रि में फसलों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, दिन में कम प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कटवर्म होते हैं और तमाम प्रकार के जो है वो इल्लियाँ होती हैं जो रात में फसल को ज़्यादा काटती हैं, ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और दिन में उनकी कार्यशीलता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कीटों की क्रियाशीलता पे प्रकाश का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं, कीटों की जैविक क्रियाओं के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जो जैविक क्रियाएं होती हैं कीटों में, उसके लिए प्रकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और प्रकाश अपने गुण, क्वालिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी तथा अवधि, ड्यूरेशन के द्वारा कीटों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव जो है वो कीटों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी पड़ता है, और भी पड़ता है। प्रकाश कीटों की गति, क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। तथा जैसे नेफोटिड्स है, ठीक है, फुदका कीट है, इसको गर्म तथा नमी युक्त शाम की दशा में प्रकाश की कोई आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कुछ कीट ऐसे देखिए आप प्रकाश के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, कि जैसे आप देखिए शाम को एक बल्ब जला दीजिए तो देखेंगे कि बहुत सारे बरसात के दिनों में कीट क्या होते हैं कि वो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि कीट के अंदर जो है प्रकाश प्रपंची ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रकाश प्रपंची ग्रंथियों के द्वारा जो है वो कीट जो है प्रकाश के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो और आकर्षित होकर के, जबकि शुष्क मौसम में आप देखेंगे कि ड्राई वेदर के समान तापक्रम रहने पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बरसात के दिनों पे भी ज़्यादा होता है, गर्मी के दिनों में जब ड्राई इन्वायरमेंट होता है तो इस तरह नहीं होता है। और कीटों के भोजन, वृद्धि, प्रजनन, अंडे एवं फूटने, उनके भौगोलिक वितरण पर भी प्रकाश का जो है वो काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो प्रकाश की जो ड्यूरेशन होती है उससे जो है वो कीटों के अंडे फूटने की दर, कीटों के जो है वो एग से लार्वा बनने की दर, ठीक है, प्यूपा में परिवर्तित होने की दर जो है वो प्रभावित होती है। और खाने पीने की दर जो है वो कीटों का जो है वो जो फीडिंग नेचर होता है वो भी कुछ रात्रि में फीडिंग करते हैं, फसल को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, और कुछ दिन में फीडिंग करते हैं। इस प्रकार से प्रकाश का काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है इनके लाइफ साइकिल पे। ठीक है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद वायु एवं वायु तरंग। ठीक है, वायु एवं वायु तरंग, एयर एंड एयर करंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है? जो अगला इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो है एयर। ठीक है, वायु, वायु जो है वो वायु एक जो है महत्वपूर्ण कारक होता है, और वायु का प्रभाव सदा अधिक दबाव से कम दबाव की होता है। ठीक है, वायु जो है हमेशा कैसे बहती है? अधिकतम दबाव से कम दबाव के, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर में हवा जो होती है वो प्रवाहित होती है, और ये तेज हवा चलती है जो कि कीटों को क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये जो हवा की गति होती है ये कीटों की जो है वो कार्य को जो है वो प्रभावित होती है, क्योंकि कीट जो है इन्वायरमेंट में उड़ते हैं। जब हवा की गति तेज होगी तो उनके उड़ने की क्रियाशीलता जो होगी, उनके कार्य करने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। बहुत सारे जो सूक्ष्म छोटे कीट हैं जैसे माहू हो गया, ठीक है, एपिड्स हो गया, माइट्स हो गया, लीफ हॉपर्स हो गए, वो जो है वो जब हवा की गति के आगे आते हैं तो कभी कभी उड़ जाते हैं। ठीक है, उड़ करके इधर से उधर चले जाते हैं, दूर दूर तक जो है वो हवा के साथ जो है वो
हवा के प्रेशर में बह जाते हैं और फिर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एयर का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है और इसके द्वारा क्या है, इनकी संख्या भी जो है वो कम हो जाती है। मतलब एक प्रकार से इनकी संख्या भी मतलब काफ़ी हद तक जो है वो मर जाते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते हैं, तो इनकी संख्या भी नियंत्रित जो है वो हो जाती है। थोड़ा सा जानते हैं कि ये प्रकार से जो है इनकी गति जो होती है मोमेंट में अवरोधक बैरियर का काम करती है। हवा जो है कीटों के एक प्रकार से बैरियर का काम करती है, उनको नए क्षेत्र में प्रवेश से रोकती है या फिर नए क्षेत्र में ले जाती है। और वायु की गति के द्वारा इनका क्या होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकी जनसंख्या को प्रभावित करती है और बहुत से कीट वायु की गति अधिक होने पर क्या करते हैं, उड़ान फ्लाइट नहीं करते हैं, जबकि कुछ कीट जो है क्या करते हैं, माइग्रेशन के समय तेज हवा के साथ उसी दिशा में काफ़ी दूर तक उड़ करके जो है वो चले जाते हैं। तो कुछ कीट क्या करते हैं, जनरली कीटों का जो प्रकाश होता है, जो हवा होती है, वो कीटों को एक प्रकार से बैरियर्स का काम करती है, रोकने का काम करती है और हवा के द्वारा वो एक दूसरे स्थान पे माइग्रेट होने का भी काम करते हैं। ठीक है, एक जहाँ पर वो नहीं है, हवा के द्वारा जो है वो हल्के कीट जो होते हैं उड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका दोनों काम होता है, बैरियर और माइग्रेशन दोनों काम होता है। जैसे स्प्रूस बडवार्म जो मौत होती है, कम उड़ने की क्षमता रखने वाले कीट वीकस फ्लाई जैसे माहू, फुदके, एफिड्स, लीफ हॉपर तेज हवा का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ उड़ करके हज़ारों किलोमीटर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो हल्के कीट जो होते हैं वो हज़ारों किलोमीटर जो है वो मोमेंट हो जाते हैं, कुछ कीट जो है चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हवा की गति का प्रभाव इनके जीवन पे काफ़ी जो है वो पड़ता है और इससे इनकी संख्या भी जो है वो कम हो जाती है। तो ये फैक्टर्स था। अगला जो है वर्षा। ठीक है, रेनफॉल भी एक एबायोटिक, एक प्रकार से अजैविक कारक है, महत्वपूर्ण जैविक कारक है जो कीटों के जीवन पे प्रभावित करता है, कीटों के लाइफ साइकिल को जो है वो प्रभावित होता है। आप देखते हैं कि जब बरसात शुरू होती है, ठीक है, तो जब वर्षा शुरू होती है तो कीट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, आप देखेंगे और कीटों में विकास की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। जो एग्स होते हैं वो लार्वी में परिवर्तित हो जाते हैं और कीटों से पंख निकल आते हैं। कीटों में देखिए पंख निकल आते हैं, उड़ने लगते हैं। ठीक है, उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा एग्लेइंग करते हैं। तो इन बार वर्षा का काफ़ी प्रभाव इनके जीवन पे पड़ता है। और वर्षा के द्वारा तीव्र वर्षा जब होती है तो छोटे जो कीट होते हैं, तमाम प्रकार के छोटे कीट, जो मिट्टी में रहने वाले जो कीट होते हैं, वो हवा के पानी के साथ बह करके नष्ट हो जाते हैं। इनकी संख्या भी कंट्रोल हो जाती है, एक स्थान दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो इनकी संख्या भी कंट्रोल हो जाती है और मिट्टी हल्की हो जाती है। जब वर्षा का पानी मिट्टी में जाता है तो बिल्कुल भुरभुरी हल्की हो जाती है, तो कीटों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो मिट्टी में रहने वाले कीट हैं, जैसे जो है सफ़ेद गिडार जिसको कहते हैं, ठीक है, वाइट ग्रब की क्रियाशीलता मिट्टी में जो है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मिट्टी को काटने वाले जो कीट होते हैं, मिट्टी में जो रहते हैं, वो कटवर्म हैं, तो उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं कि जल के मुख्य स्रोत अवक्षेपण, ठीक है, अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन, वर्षा, रेनफॉल, स्नोफॉल, ओले हेल्स का गिरना आदि, ओस ड्यू तथा पालाफ्रॉस्ट अवक्षेपण उपस्थित आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के द्रवण या संघनन कंडेंसेशन से उत्पन्न होते हैं। मानसून की प्रथम वर्षा के साथ ही दीमक के पंख युक्त, ठीक है, मानसून की प्रथम वर्षा के साथ ही दीमक के पंख युक्त प्रौढ़ जो है वो जमीन से बाहर निकलते हैं। सफ़ेद गिडार के प्रौढ़ पूर्ण विकसित होने के पश्चात जमीन से जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक भूमि में पर्याप्त नमी जो है वो नहीं होती है। तो जब वर्षा होती है तो जो वर्षा के द्वारा जो है वो वर्षा जब होती है, मानसून की प्रथम जब वर्षा होती है, तो जो दीमक होते हैं उनके पंख निकल आते हैं। ठीक है, और प्रौढ़ जो है वो ज़मीन के बाहर निकल आते हैं। जो सफ़ेद गिडार यानी वाइट ग्रब होती है, उसके प्रौढ़ पूर्ण विकसित हो जाते हैं और ज़मीन से बाहर निकलते हैं तथा भूमि में पर्याप्त नमी होती है। ठीक है, इस प्रकार से कि जब बरसात होती है
तो कीटों में विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, दीमक में पंख निकल आते हैं, सफ़ेद गिडार भी बाहर मिट्टी के बाहर निकल आती है और उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बरसात का काफ़ी जो है वो इफेक्ट पड़ता है इनकी लाइन पे, ठीक है। और एग लेइंग की प्रक्रिया भी इसमें तेज़ हो जाती है। अगली बार मृदीय कारक इडैफिक फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अजैविक कारक का एक भाग है जिसमें हम मृदीय कारक या फिर हम एक प्रकार से इडैफिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो मृदा का भी, क्योंकि कई सारे इंसेक्ट जो है वो मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में अंडे देते हैं, मिट्टी में लार्वी में परिवर्तित हो जाते हैं और मिट्टी में प्यूपा कर देते हैं, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मृदा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसेक्ट के वृद्धि एवं विकास पे, ठीक है। तो मृदा की मिट्टी भी इनको कई रूप से जो है वो प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि मृदा एक जटिल माध्यम है। मृदीय कारकों में से उसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणों के साथ साथ संरचना, ठीक है, संरचना, गुणन, टेक्सचर, कंपोजिशन, पृथ्वी की चट्टानों का अक्षय बनने वाली उसके लिए, ठीक है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि मृदा की जो बनावट है, ठीक है, मृदा की संरचना है और जो मृदा की भौतिक संरचना है, मृदा की जो रासायनिक संरचना है, मृदा के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, वो एक प्रकार से कीटों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, ठीक है। कीटों को प्रभावित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण अपक्षय के द्वारा होता है। बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं उनके डिग्रेडेशन से, उनके टूटने से जो है वो मृदा का निर्माण जो है वो हुआ है। तो इस प्रकार से ये इसमें तमाम प्रकार के मिनरल्स होते हैं, अन्य मैटर होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है। मृदा जल जो है सॉयल वाटर, ह्यूमस होते हैं, मृदा वायु सॉयल एयर, मृदा जीव ऑर्गेनिम्स, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें होती हैं, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा खनिज, ये कहीं ना कहीं कीटों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे, सड़े गले पदार्थ ज़्यादा होंगे, उसमें तमाम प्रकार के कीट जो है वो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वहाँ पर कीटे जो है वो आपको कीट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो मुख्य अवयव होती है, ये सब क्या है, जितने भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब क्या हैं, वो इन आपके सॉइल के कंपोजिशन है, सॉइल में पाए जाने वाले प्रमुख अवयव कंपोनेंट्स होते हैं। और यह सभी अवयव कीटों की उपस्थिति, क्रियाशीलता, उनकी संख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मृदा के, सॉइल वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ह्यूमस, सॉइल एयर, ये सारे कंपोनेंट जो है वो मिट्टी, इंसेक्ट की जो क्रियाशीलता होती है, उनकी एक्टिविटी जो होती है, उनकी जो संख्या होती है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित जो है वो करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि दोमट जो मृदा होती है, ठीक है, दोमट यानी जो लोई मिट्टी होती है, प्रायः कीटों के प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है। तो जो लूम सॉइल होती है, दोमट मृदा होती है, वो कीटों के लिए, कीटों के रहने के लिए सबसे जो है वो उपयुक्त जो है वो होती है। और यह कीटों के खोदने, डिगिंग, सुरंगें बनाने, बैरोइंग के लिए उपयुक्त होती है। और जो, ठीक है, तो ये दोमट मृदा जो होती है कीटों के खोदने के लिए, कीटों के जो है सुरंगें बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए बेस्ट सॉइल जो है वो कही जाती है। और जो कटुआ कीट होता है, जिसे एग्रोटिस स्प्लिन कहते हैं, जो कटुआ कीट होता है वो काफ़ी हल्की मिट्टी, बलुई दोमट, सैंडी लोम में मिलता है, ठीक है। जो कटुआ कीट, कटवर्म होता है, वो काफ़ी हल्की मिट्टी से, बलुई मिट्टी होती है, उसमें मिलता है, क्योंकि वो मिट्टी में रहता है, ठीक है। मिट्टी में रहता है तो हल्की मिट्टी में वो आसानी से जो है वो रह लेता है। तो सैंडी सॉइल में पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है मौसम परिवर्तन, तापक्रम अथवा नमी परिवर्तन होने पर आसानी से आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे प्रवेश कर सकता है और भूमि की उपस्थित नमी को कीटों का अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि मृदा में क्या होता है, नमी, जो नमी होती है मिट्टी की, वो काफ़ी ज़्यादा कीटों को प्रभावित करती है, ठीक है। अगर नमी युक्त मिट्टी है तो कीट आसानी से उसमें रह सकता है, उसका तापमान कम होगा, उसमें जो है वो सुरंगें बना सकता है, उसमें जो है वो डिगिंग कर सकता है, ठीक है। तो जो नमी युक्त मिट्टी होती है उसमें कीट अधिक संख्या में जो है वो रहते हैं, खोद करके मिट्टी में ही अंडे देते हैं। जैसे कि जो वाइट ग्रब होता है, ठीक है, सफ़ेद गिडार जिसको कहते हैं,
तो जैसे मूंगफली में, आलू में लगती है, तो उसमें क्या होता है, जो हल्की मिट्टी, नमी युक्त मिट्टी होती है, वहाँ पर सफ़ेद गिडार जो कीट होता है वो एग लेइंग करता है, अंडे देता है। ठीक है, मिट्टी खोद करके उसमें अंडे देने की प्रक्रिया करता है। इस तरीके से आप देखेंगे जो एक प्रकार से लोकस्ट होती हैं, ठीक है, लोकस्ट होती हैं। लोकस्ट जो कीट होता है वो भी हल्की मिट्टी में, जो तलछट का क्षेत्र होता है, जो नदियों की तलहटी होती है, किनारा होता है, जो नमी युक्त ज़मीन होती है, वहाँ पर जो है वो गड्ढा खोद करके अपने ओविपोजिटर को, अंडदानी को जो है वो प्रवेश करा के वहाँ अंडे देती है, लगभग ज़मीन से जो है वो 8 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर जो है वो नीचे अंडे देने का काम जो है वो करती है। तो जहाँ पर हल्की मिट्टी होगी वहाँ से वो आसानी से उसको खोद देखती है और गड्ढे बना के अंडे देने का काम जो है करती है, जिसके उसके जो अंडे होते हैं वो पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और नष्ट जो है वो नहीं होते हैं। तो नमी का जो मिट्टी होता है उसका काफ़ी प्रभाव जो है वो पड़ता है कीटों के लिए। और उसमें प्रॉपर जो है वो जल निकास भी अच्छा होता है। जो जल निकास तथा वायु संचार वाली मृदा होती है, जो प्रॉपर जल निकास, ड्रेनेज और वायु संचार, ठीक है, वायु का जहाँ संचार होता है, वो जो मिट्टी होती है वो कीटों के रहने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इस प्रकार से भी होता है। और ज़मीन कीटों के रहने के लिए आवश्यक होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको दिया ही था, सफ़ेद गिडार अच्छी वायु संचार भूमि में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जब अधिक जल भराव वाली भूमि में यह कीट नहीं मिलता है। ठीक है, तो जैसे अधिक जल भराव वाली कीटों में मिट्टी में जो है वो कीट जो है वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे दीमक है, ठीक है, दीमक जो मिट्टी में अपना कॉलोनी को बनाता है, जहाँ पर पानी भरा होता है वहाँ दीमक क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अपनी कॉलोनी को नहीं बनाते हैं। और जो ऊपर क्षेत्र होते हैं, ऊपरी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पानी नहीं रुकता है, वहाँ अपनी कॉलोनी को जो है बनाते हैं। तो अच्छे नमी युक्त, अच्छे वायु संचार वाली मृदा में, अच्छे जो है वो जलयुक्त मृदा में, प्रकार से नमी युक्त मृदा में कीट रहना अधिक पसंद जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो मृदीय फैक्टर होते हैं, सॉइल के फैक्टर्स होते हैं, वो भी कीट के जो है वो जीवन को प्रभावित जो है करते हैं। तो आज मैंने आपको एबायोटिक फैक्टर के बारे में जो है प्रमुख रूप से बताया कि एबायोटिक फैक्टर जो है वो जो एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कैसे कीटों को प्रभावित करते हैं। तो ये अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो आपसे जो जैविक कारक हैं कीटों के, जो पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के जो जैविक कारक हैं, जैविक कारक जो है कीटों को जो प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आज के क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे जो है नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।